नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम घटना चक्र साइंस के एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, घटना चक्र साइंस के एमसीक्यू करेंगे, उसमें भी बायोलॉजी के और फिजिक्स के इससे पहले भी वीडियो आए हैं जिनको आप जाके चैनल में देख सकते हैं। इसके साथ ही हिस्ट्री में मॉडर्न के और एंशियंट के भी वीडियो आए हैं। जो हम आज वीडियो करेंगे, ये भी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम पादप हार्मोन्स, वायरस जनित रोग और बाकी कुछ बीमारियां जो किससे होती हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। आज उनसे रिलेटेड सारे एमसीक्यू करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। कुछ ही दिनों में लूसेंट साइंस के भी वीडियो आएंगे, लूसेंट के एमसीक्यू के सारे वीडियो आएंगे सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, तो आज के एमसीक्यू हम शुरू करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इसका आंसर होगा इंसुलिन। इंसुलिन तो इंसानों के अंदर होता है, ये शुगर कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है। इंसुलिन अग्नाशय या पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगर-हैंस द्वीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं में स्रावित होने वाला जंतु हार्मोन है। ठीक है, इंसानों में होता है, पादपों में नहीं। पादप यानी कि पेड़ पौधे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन। पूछे हुए सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन है? ये रिपीटेड है, साइटोकाइनिन। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 का क्वेश्चन है। कौन से पौधे वृद्धि हार्मोन, प्लांट हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। सारे रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है जिसमें पादप हार्मोन है, उनके कार्य को मिलाना है। तो देखते हैं। ऑक्सिन का हो जाएगा शिखर प्रधानता, डी। जिबेरेलिन कोशिका विभाजन। साइटोकाइनिन का क्या जिबेरेलिन का काम होता है कोशिका वृद्धि। यहाँ पर हम देख लेते हैं। ऑक्सिन शिखर प्रधानता, जिबेरेलिन कोशिका वृद्धि, कोशिका की वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन का काम करता है पादपों में। और एबिसिक अम्ल ये वृद्धि अवरोधक है, वृद्धि को रोकता है एबिसिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है छठा, निम्न से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? एबिसिसिक अम्ल। सूखा सहिष्णुता है। सूखे के प्रति सहनशील पौधों के सूखे की परिस्थितियों में एबिसिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन। एथिलीन क्या है? गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है, बी हो जाएगा इसका आंसर। 9वां क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? जो फल होते हैं, कच्चा फल है, उसको कृत्रिम रूप से हमें पकाना है तो उसके लिए एसिटिलीन होता है जो गैस यूज करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44 FA के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर अब प्रतिबंध है। फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाले कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। ये पूछ सकता है कि कार्बाइड वाले जो केले जो पका के बेचे जाते हैं, आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है उसमें। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है, जिससे फल पकता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कार्बाइड के मुकाबले एथिलीन को अधिक सुरक्षित और स्वीकार्य माना जाता है। एथिलीन एक पादप हार्मोन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है, एसिटिलीन। कितनी बार पूछा है ये, एसिटिलीन। 11 नंबर है, निम्न से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो एथिलीन। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एथिलीन, क्वार्ट्ज, सोडियम सिलिकेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो पढ़ते हैं हम। शीतल पे कार्बन डाइऑक्साइड, कोको कोला के बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव होता है? टमाटर के बीज रहित फल पुष्पों पर हार्मोन को छिड़कने से ऐसा होता है, पुष्पों पर हार्मोन को छिड़का जाता है। टमाटर, संतरा, नींबू, केला इत्यादि फलों में बिना परागन के भी फल का विकास हो सकता है। ये फल बीज रहित होते हैं। यदि पुष्प की कली से पुंकेश्वर निकालकर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सिन का लेपन, किसका? ऑक्सिन, इससे बीज रहित पौधे बनते हैं, फल बनते हैं।
तो बीज रहित फल बन जाते हैं। ऑक्सीन का लेपन किया जाता है। अगला टॉपिक है पादप जनन। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होता है? तो परागकोश। अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए परागकोश। एमपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए उपर्युक्त विकल्पों में सबसे उपयुक्त भाग परागकोश है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकणों का निर्माण होता है, जो वास्तव में अपरिपक्व नर युग्मोद्भिद हैं। प्रजनन के लिए पौधों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुंकेसर नर जननांग तथा अंडप मादा जननांग के रूप में होते हैं। ठीक है। पुंकेश्वर में पुतंतु तथा परागकोश होता है तथा अंडप में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। और इनके वाहक कौन होते हैं? मधुमक्खी वगैरह, मधुमक्खी, हवा, इन सब के माध्यम से चिड़ियाँ ये एक दूसरे को जब मिलाते हैं तभी अगला जनरेशन बढ़ता है पौधों का। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन से कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है? कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है, तो ये तो सही है। दूसरा है कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रवाहन करने में सहायक है। तीसरा है कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। तो 1 और 3 सही है, इसके तीसरा सही है। पौधों के कायिक भागों यथा जड़, स्तंभ तथा पत्तों द्वारा जनन, जिसमें लैंगिक अंग क्रियात्मक भाग नहीं होते हैं, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक जनन का मुख्य लाभ यह है कि इसमें कोई भी क्षेत्र बड़ी शीघ्रता से एक जाति विशेष द्वारा आच्छादित हो जाता है, परंतु यह जनन विधि जाति श्रृंखला की दूरस्थ विधि में सहायक नहीं है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में, ये यूपीएससी क्वेश्चन है 2020 का। भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए? जब बर्ड चिप सेंटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य रूप कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। अगला है दूसरा स्टेटमेंट, जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कालिका सिंगल बडेड सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कालिकाओं सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। तीसरा है खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कालिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। चौथा है गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन में तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। तो इसका आंसर देखते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इसका आंसर था पहला और चौथा सही था, दूसरा तीसरा दोनों गलत हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। पढ़ते हैं। गन्ने की उत्पादन लागत घटाने हेतु बर्ड चिप प्रौद्योगिकी आर्थिक दृष्टि से सुविधाजनक विकल्प है। ये पूछ सकता है बर्ड चिप प्रौद्योगिकी किसके उत्पादन के लिए यूज किया जाता है? गन्ने के लिए। गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। वर्तमान में गन्ने की खेती में पारंपरिक विधि के विपरीत आधुनिक उन्नत विधि का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कलिका चिप गन्ना बीज का उपयोग होता है। इस विधि के अंतर्गत कलिका चिप्स का प्रस्फुटन 90% तक, गुणन क्षमता 1:60 बहुत अधिक होता है, जबकि पारंपरिक विधि में 30 से 35% ही होता है, लगभग में 6 गुना बढ़ता है इससे। ठीक है। बर्ड चिप सेटलिंग को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि प्रतिरोपित किया जाता है, जिससे लगभग 80% गन्ना बीज की बचत होती है। नर्सरी में उगाकर उसको खेतों में लगाया जाता है। भ्रूण किस में मिलता है? बीज में। बीज में भ्रूण मिलता है। पांचवा क्वेश्चन है माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है तना काट से। तना काट से। कायिक प्रवर्धन प्रजनन के एक अलैंगिक विधि है। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग के सहायक के बिना पुराने पौधों के भाग जैसे तना, जड़, पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। कलम लगाना होता था गांव भर में, पेड़ पर एक जगह काट के वहाँ मिट्टी डाल के जड़ उगा लेते थे। तना काट, दाब लगाना था, कलम बांधना आदि इसकी पारंपरिक विधियाँ हैं। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है? बीजों के अकारकीय तथा अनुवांशिक रूप से अपने जनक के अनुरूप नहीं होते, उन्हें विभिन्नता पाई जाती है। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। बोगेनविलिया, कार्नेशन, कोको, अंगूर। इनमें से कौन से पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं? तो चारों ही। कौन कौन से थे? बोगेनविलिया, कार्नेशन, कोको और अंगूर। ये तनों के प्रवर्धन स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। इनका क्या होता है ये पढ़ते हैं। बोगेनविलिया, कार्नेशन, गुलाब तथा अंगूर में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है, जबकि कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ बीजों द्वारा भी होता है। इसके बीजों को सर्वप्रथम नर्सरी में उगाते हैं, तत्पश्चात इस नवजात पौधे को मृदा में 4 फीट की दूरी पर प्रत्यारोपित कर देते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक द्वारा होता है। तो ये तो सही है।
चमेली के पौधों का प्रवर्धन दाब तकनीक के द्वारा होता है, तो दोनों ही सही है। ये अलग अलग तकनीक है पेड़ पौधों को लगाने के। दाब तकनीक में पौधों की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराया जाता है, कुछ दिनों में तना शाखा में जड़ें उगाती हैं। 8वां, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते तो इस तत्व को क्या कहा जाता है? इसको भिन्न काल पक्वता कहा जाता है। भिन्न काल पक्वता, नाम से ही लग रहा है अलग अलग काल में परिपक्व हुए हैं दोनों, इसीलिए भिन्न काल पक्वता कहा जाता है। एक ही पौधे के 9वां नंबर क्वेश्चन है, एक ही पौधों के एक पुष्प के परागकोश से परागकण के उसी पौधों के दूसरे पुष्प को वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो सजात पुष्पी परागन। एक ही पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे में दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण को क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागन। अगला है आर्थिक महत्व। पेड़ पौधों के आर्थिक महत्व क्या होते हैं? इस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं, करते हैं इसका। कंचन एक उन्नत किस्म है, किसका? आंवला का। कंचन आंवला का उन्नत किस्म है। आंवला में सी, विटामिन सी बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। CO1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है गन्ना का। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये किस्म दिए हुए इनके प्रजाति और ये फसल है, तो अलसी, अलसी का सूर्या नहीं है। अलसी का सूर्या किसका? सूर्या आम, पपीता, आलू आदि की प्रजाति है सूर्या। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिक मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना। इस तकनीक के में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कण में कौन से पौधे का यूज करते हैं, यही पूछा है। पार्थिनियम, पार्थिनियम का उपयोग करते हैं। पारिस्थितिकी मित्र तकनीक बोला जाता है इनको, जिसमें पार्थिनियम का यूज करते हैं, जिससे संभावना है कि कैंसर का उपचार हो सकता है। पार्थिनियम पौधे के पत्ती के निचोड़ का उपयोग नैनो कणों के जैव संश्लेषण में किया जाता है या कैंसर उपचार में लाभकारी है। अगला है लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। और लाइकेन का और क्या यूज होता है? लाइकेन संकेतक है, इंडिकेटर स्पीसीज है। किस चीज़ के लिए? सल्फर, सल्फर के पॉल्यूशन के लिए। सल्फर के पॉल्यूशन के लिए लाइकेन इंडिकेटर होता है। जहाँ सल्फर का पॉल्यूशन होगा या एयर पॉल्यूशन जहाँ भी ज़्यादा होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं हो सकता। एयर पॉल्यूशन, लाइकेन यानी कि काई। नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। कुछ जातीय कीट और बरूथियों के प्रचुरोद्भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही खराब लिखा है। इसका मतलब सीधा सा है कि कुछ कीटों को मारने के लिए नीम का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। सही है ये। नीम के बीज का प्रयोग जैव ईंधन एवं अस्पताल अपमार्जक, जो अस्पताल में अपमार्जक यूज करते उसमें भी होता है, तो ये भी सही है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में भी होता है। तीनों ही सही हो जाएंगे। हिंदी टफ था उसका और कुछ नहीं। 7वां है भारत के जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? जैव ईंधन के लिए, जैव ईंधन, ठीक। तो इसमें हो सकता है 1, 2, 5, 6 यानी कि कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, सड़ा हुआ आलू और चुकंदर, ठीक। इनका उपयोग हम किस में करेंगे? जैव ईंधन के रूप में। जैव ईंधन इनसे जैव ईंधन बनाएंगे हम। जून 2018 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 की घोषणा की गई थी। कच्चे तेल के आयात में कमी लाना, घरेलू स्तर पर जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ाना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अनुसार जैव ईंधन के रूप में एथेनॉल के उत्पादन हेतु गन्ने के रस, चुकंदर, मकई, कसावा, सड़े हुए आलू तथा क्षतिग्रस्त अनाज, गेहूँ, चावल आदि का उपयोग किया जाए। किसके लिए? एथेनॉल का उत्पादन करना। एथेनॉल को फिर हम डीजल पेट्रोल में मिलाएंगे। 8वां है निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो करंज। पढ़ते हैं क्या है करंज भाई। प्रसंगत पौधों में करंज फलीदार होने के साथ साथ पेट्रोपादप की श्रेणी में भी आता है। करंज, जिसका जैव वैज्ञानिक नाम पोगमैगिया पिन्नेटा है, के बीज में पोगेमिया तेल प्राप्त होता है। पोंगेमिया तेल प्राप्त होता है करंज से। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोकॉप्स के रूप में भी जाना जाता है, वह धनी होते हैं। किस चीज़ में धनी होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन्स होता है, लिपिड्स होता है उसमें, वसा। पेट्रोकॉप्स मुख्यतः हाइड्रोकार्बन, लिपिड, मोम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जेट्रोफा नामक पौधा पेट्रोकॉप्स के अंतर्गत आता है। जेट्रोफा, ठीक। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया कहाँ? आंध्र प्रदेश में। बायोडीजल बनाने के लिए काकीनाडा में लगाया गया था। ये काकीनाडा में ONGC भी है, ठीक।
बायोडीजल बनाने में निम्न से किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतन जोत का उपयोग किया जाता है। बायोडीजल बनाने में रतन जोत या जेट्रोफा नामक वनस्पति का उपयोग किया था। अभी हमने पढ़ा जेट्रोफा में लिपिड्स होते हैं और क्या होते हैं? लिपिड्स और हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, जेट्रोफा। अगला है 12वां, निम्न से कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो रतन जोत या वही जेट्रोफा को ही हिंदी में रतन जोत बोलते हैं। बायोडीजल पौधा कहलाता है जेट्रोफा। कथन कारण दिया हुआ है, कस्कुटा अमरबेल परजीवी अमृत बीजी का एक उदाहरण है। यह पोषी पौधे के पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इसका ए सही है किंतु आर गलत था, डी हो जाएगा इसका आंसर। अमरबेल को क्या नाम जाता है? कस्कुटा। यह परजीवी अमृत बीजी पौधे का उदाहरण है जिसे पत्तियों और पर्ण हरिम का पूर्णतः अभाव होता है। यह पीले दुबले पतले तना वाला होता है। अमरबेल तो देखा ही होगा। और इसमें क्या होता है ना, ये लिपट जाता है स्थान स्थान पर। परजीवी मूल निकलकर पोषक के तनों के जाइलम तथा फ्लोएम में घुस जाते हैं, वहाँ से भोजन तथा खनिज लवण जल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आर गलत था इसका। 15 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो गन्ना से एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। शुगर केन, मक्का से जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है मूलतः। चिलकोजा निम्न से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन। चिलकोजा पाइन का जैव वैज्ञानिक नाम है। चिलकोजा में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की अधिकता होती है। किसी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है किसका? पावर एल्कोहल का। पावर एल्कोहल के लिए सीरा पावर एल्कोहल के लिए अति उत्तम कच्चा माल होता है जिसे गन्ने के रस द्वारा तैयार किया जाता है। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? कैफीन होता है। उसमें लिखा होता है कैफीन है इसमें। शीतल पेय कोला में कैफीन नामक एल्कोलाइड्स के पर्याप्त मात्रा रहती है। निकोटीन तंबाकू के पत्तियों से प्राप्त होते हैं जबकि टैनिन कच्चे फलों में आदि में पाए जाते हैं। निकोटीन तो तंबाकू। रेनिन एक एंजाइम है जो शिशुओं के दूध को पचाता है। दूध पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है चाय और कॉफ़ी दोनों में। कैफीन एक कर्बी सफ़ेद क्रिस्टलाइट एंथेसाइम क्षारक है जो कि मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करती है। चाय और कॉफ़ी मस्तिष्क को प्रभावित करती है। 1819 में जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेडरिक फर्डिनेंड रंज ने इसकी खोज की थी। कॉफ़ी के बीजों के अतिरिक्त प्रकृति रूप से 60 से अधिक पौधे पत्तियों फलों फलियों में पाया जाता है कैफीन। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक कौन सा होता है? तो कैफीन। 20 का ए। 21 समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत तथा समुद्री घास में क्या होते हैं? आयोडीन होते हैं मुख्य रूप से। आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत समुद्री घास जैसे केल्प, नोरी, काम्बू, वैकम आदि हैं। आयोडीन के अन्य स्रोत कौन से हैं? सी फूड, समुद्री खाद्य, डेयरी उत्पाद, विशेष रूप से दूध। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? आयोडीन का। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आयोडीन का। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कपूर, कसानी, चिकोरी, वनीला उपयुक्त में कौन से पादप उत्पाद हैं? यानी कि कौन से पादप से बना है? तो तीनों ही पादप से ही बनते हैं, कपूर, वनीला और कसानी। पढ़ते हैं इसके बारे में, इंटरेस्टिंग लग रहा है। कपूर सिनोमोमम कंपोरा नामक वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है जो एशिया में पाए जाने वाला सदाबहार वृक्ष है। कसानी चिकोरी एक जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त होता है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक रूप से सड़कों के किनारे उगाया जाता है। वनीला ऑर्किड फैमिली के पेड़ों से पाया जाता है जिसकी कई प्रजातियां होती हैं। अमेरिका, एशिया, न्यू गिनिया, पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। तो कसानी यानी कि चिकोरी, कपूर और वनीला तीनों पादप से मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो वृक्ष से हींग, जर। ये भारत में उत्पादन नहीं होता है इसका, हालांकि शुरू करने की कोशिश की जा रही है। प्रसंगत विकल्पों में हींग पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह किसी पौधे से प्राप्त की जाती है, वह अम्बेलिफेरी का पौधा होता है। और फेरुला, एसाफोडिटा, फेरुला रॉबिकॉलिस आदि के जड़ों से प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर तथा राइजोम से हींग प्राप्त की जाती है। ठीक। केसर मसाला सेफ्रॉन स्पाइस बनाने के लिए पौधे के निम्न से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा का उपयोग करते हैं। केसर फूल है जैसे ये, तो इसके बीच में जो कलियों के बीच में रहते हैं उसी को बोला जाता है स्टिग्मा। अगला क्वेश्चन है उत्पाद और उनके स्रोत।
अफीम क्या होता है? अफीम हींग, हींग जड़ से प्राप्त किया जाता है। रबर, रबर तना से होगा। कुनैन छाल होता है। अफीम फल हो गया, अफीम फल का रस होता है, एक्चुअली फल होते हैं उनके रस से बनाया जाता है अफीम। हींग जड़ हो गया, रबर तना हो गया, कुनैन छाल हो गया। हींग प्राप्त की जाती है जड़ों के निष्कर्षण से और तने के स्राव से, दोनों ही होगा, ए और बी दोनों ही होगा। वैसे जड़ के निष्कर्षण से होता है। हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह अम्बेलिफेर कुल से संबंधित है। इस पौधे के राइजोम एक प्रकार का तना तथा जड़ों से प्राप्त किया है। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग द्वारा बी इसको सही माना जाता है, जड़ों के निष्कर्षण है। अफीम किस श्रेणी के दवा के अंतर्गत आता है? अवसादकारी, अवसादकारी मतलब नशा होता है इससे, ओपियम अफीम। दर्द निवारक, मॉर्फिन, हेरोइन ड्रग आदि का संश्लेषण किया जाता है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? नीम से, मच्छर भगाने वाले नीम। मुख्य मच्छर विकर्षक नीम से प्राप्त होता है। नीम में औषधीय गुण होते हैं, इसके बीज एवं पत्तियों को दवाएं तैयार की जाती है। नींबू तुलसी एवं हल्दी में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। नींबू में विटामिन सी होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। फिनॉल एवं फ्लोवोनाइड, तुलसी के पौधे में फिनॉल और फ्लोवोनाइड पाया जाता है, इसी कारण तुलसी का औषधीय गुण होता है। अब इन दोनों काम पढ़ लेते हैं क्या है। तुलसी में एक औषधीय पौधा है, इसमें महत्वपूर्ण फाइटो रसायन पाए जाते हैं जो अपने प्रदाहनाशी, एंटी इन्फ्लेमेटरी तथा प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण सुरक्षा प्रदान करते हैं। तुलसी के पत्तों के अर्क में फ्लोवोनाइड, सेपोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनॉल आदि उपस्थित होते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रेयॉन रूपांतरित स्टार, ये सही सुमेलित नहीं है, पढ़ लेते हैं। रेयॉन विनिर्मित फाइबर है जिसमें प्राकृतिक स्रोत तथा वृक्ष एवं अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है, से सभी सुमेलित, यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये तो पता है हमें। एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक होता है। नियोप्रीन विशिष्ट रबर होता है, नियोप्रीन। अगला है रोग एवं उपचार, विषाणु जनित रोग पढ़ते हैं। इसके करीब में 20 क्वेश्चन करेंगे आज, अगले के नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज है, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु, यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनको भी वायरस जो है वो संक्रमित कर सकता है। ऐसे वायरस को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित कर सकता है। अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें प्रोटीन के परत तथा इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए या आरएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? ये बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, तो इसका पढ़ते हैं। ये आंसर है इसका। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई थी जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। सामान्यतः विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होता है, किंतु कुछ विषाणु यथा रेट्रोवायरस आदि में कुछ एंजाइम पाया जाता है। रेट्रोवायरस में रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन आवरण में घिरे न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड ही होता है बस। आरएनए या डीएनए होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड ही तो होता है। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं, न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। लाइकेन, जीवाणु तथा शैवाल में भी एंजाइम उपस्थित होता है, इसीलिए इसका ई दिया था आंसर। शैवाल में भी होता है, विषाणु में भी होता है। और एक चीज़, विषाणु कभी भी किसी डेड चीज़ में, जो चीज़ मर गया है उसमें उपस्थित नहीं रह सकता। विषाणु, विषाणु मरे हुए चीज़ में नहीं हो सकता। जीवाणु हो सकता है, विषाणु कभी भी उपस्थित नहीं रहेगा। निम्न से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो डेंगू। स्कॉर्बी नहीं, स्कॉर्बी तो विटामिन डी की कमी से होता है, सॉरी विटामिन सी की कमी से होता है। डेंगू ज्वार में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा तथा तेज ज्वार होता है। यह एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है जिसे केलुकस फिडगेस, एडीज एलेप्टोपिकस तथा एडीज एजिप्टी नामक मादा मच्छर से होता है। यह रोग महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वार भी कहते हैं। ठीक, थोड़ा सा पेज ऊपर नीचे हो गया। अगला है डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तो दूसरों मनुष्य में फैलता है। किसके द्वारा? वायरस मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के द्वारा, एडीज मच्छर। डेंगू बुखार है मानव शरीर निम्नलिखित में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी होती है। पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है।
पीला बुखार, पीत ज्वार या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संचरण एडीज जाति के मच्छरों द्वारा होता है। मच्छरों द्वारा होता है पीला बुखार, फैलता है। सातवां, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? टाइगर मच्छर, जापानी एन्सेफेलाइटिस, ये टाइगर मच्छर। एडीज एल्फोबिक्स, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है, एडीज जो होते हैं उसको ही टाइगर मच्छर भी बोला जाता है। तो ये तीनों ही एडीज के मच्छर काटने से होता है, जापानी एन्सेफेलाइटिस नहीं होता है। पीत ज्वार, डेंगू ज्वार, चिकनगुनिया तथा सेंट लुई एन्सेफेलाइटिस जैसे रोगों का कारक विषाणुवाहक होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग का कारक फ्लेविविराइडी कुल का विषाणु है, फ्लेविविराइडी। इस विषाणु के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर, क्यूलेक्स ट्रिटिनियोकिन्स होते हैं। ठीक, जापानी एन्सेफेलाइटिस के वाहक कौन होते हैं? क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं, क्यूलेक्स। और ये पीत ज्वार, चिकनगुनिया, डेंगू के लिए एडीज, एडीज प्रजाति के, दोनों बहुत माइनर डिफरेंस। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया। पानी से डरने का रोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया को। पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, जिसमें रोगी पानी के सामान्य प्रयोग से नहीं डरता लेकिन नदी, झील, समुद्र के पास जाने से, तैरने से घबराता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम भी है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। मस्तिष्क तथा मेरू रज्जा पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरू रज्जा पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, रिपीटेड हैं। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या होता है? रोटा वायरस के कारण अतिसार होता है, डायरिया, रोटा वायरस। विषाणु, जीवाणु, अन्य परजीवियों के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार रोग हो सकता है। वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारक नोरा वायरस है। वयस्कों में नोरा वायरस, ठीक, और बच्चों में रोटा वायरस। बच्चों में रोटा, बच्चे रोते हैं तो रोटा। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पैंडेमिक कहते हैं। ये तो अब सबको पता चल गया होगा। निम्न से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? किस सेट में, कौन सा सेट में सारी विषाणु जनित हैं? तो मम्स, रेबीज और हर्पीज। ठीक, ये तीनों की तीनों बीमारी वायरस से होते हैं। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित तो कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं होता? एड्स तो वायरस के कारण होता है, बाकी तीनों के जीवाणु होते हैं। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो का कारण क्या होता है? विषाणु। 15 का बी हो जाएगा, विषाणु। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जेनॉस साल्क ने, जेनॉस साल्क ने, ठीक, 1952 ईस्वी में की थी। पोलियो के टीका का सबसे पहले तैयार किया गया था जेनॉस साल्क द्वारा, जेनॉस साल्क। 18वां, साल्क टीका निम्नलिखित किससे संबंधित है? ये पोलियो हो जाएगा, डी, 18 का डी हो जाएगा। 19, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? ये पूछा है तो 6 रोग। टीबी, पोलियो एक संक्रामक रोग है, पोलियो माइलेटिस विषाणु द्वारा होता है। रेबीज एक खसरा विषाणु जन्य है, जबकि तपेदिक, टीबी, 6 रोग संक्रमित रोग है जिसका कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु होता है। ठीक, 20 निम्न से किस बीमारी के लिए ट्राईवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया था? 16 क्वेश्चन है, पोलियो, पोलियो का नाम बाईवेलेंट के VORV देने का निर्णय लिया गया था सरकार के द्वारा ट्राईवेलेंट के जगह पर। तो 20 क्वेश्चन वायरस जनित रोग में किए हैं। वायरस जनित के बाद बैक्टीरिया से होने वाले रोग आएंगे और बाकी बीमारियाँ आएंगी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा बाकी क्वेश्चन। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।